हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी तैयारियों में लगे हुए हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर सेकंड है उसके इस आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, टारगेट RES यानी अपना अगला लक्ष्य है वो आपका राजस्थान एजुकेशन सर्विस यानी गजटेड ऑफिसर बनने के लिए एक कदम होगा। और उसके लिए अपन आप और हम मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स की बड़ी भर्ती है वो आई हुई है और उस पर अपन तैयारी कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं उन्हें पता है कि अपन को आगे की जो रणनीति है उस पर कैसे काम करना है। जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, अपना टारगेट रहेगा RES यानी राजपत्रित अधिकारी। और उसके लिए जो आपका पेपर सेकंड है, विशेष रूप से कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं उनको पेपर सेकंड का जो मटेरियल है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी, आपकी BEdM, आपकी इकोनॉमिक्स, है ना, ये तीनों सब्जेक्ट का जो मैटर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और उसमें से भी खास, क्योंकि अकाउंटेंसी अपना खास है, क्योंकि आप सब जानते हो कि भाई बिजनेस और इकोनॉमिक्स की जो चीज़ है वो तो कुछ है, वो रटने वाली चीज़ होती है। उनको अपन क्या कर सकते हैं, रट भी सकते हैं तो भी अपना काम है वो निकल सकता है। लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन रट के काम नहीं निकाल सकते। अपने को क्या करना पड़ेगा, हर चीज है वो विद कंसेप्ट के साथ पढ़नी पड़ेगी और साथ में डिस्क्रिप्टिव चीज भी अपन को पढ़नी पड़ेगी। ये चीज अपन पढ़ लेंगे तो फिर अपने को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अभी अपने जो अकाउंटेंसी है 11वीं की स्टार्ट कर रखी है, उसके बाद 12वीं की हो जाएगी, फिर फर्स्ट जो आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की, फाइनल की, जो जो टॉपिक जहाँ जहाँ से अपन के क्वेश्चन बन सकते हैं अपन उन टॉपिक को अपने इन जो लेक्चरर हैं उनके माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। पिछले सेशन में अपने बात की थी लेखांकन की जो अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यता, नियम, सिद्धांत है, उनके बारे में अपन ने संक्षेप में चर्चा की थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि परीक्षा का जो पेपर होगा उसमें अवधारणाओं से और आपकी जो परंपराओं से है क्वेश्चन है आने की पूरी पूरी संभावना होती है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहां से ये टॉपिक है वो अछूता नहीं रहता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने को इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करें आज के इस सेशन को। आज के सेशन में कुछ और लेखांकन की जो परंपराएं हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। क्या है, लेखांकन की परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशन है ना, अकाउंट की जो परंपराएं हैं उस पर अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे, है ना। अब देखो अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी साथी अपने साथ जुड़ गए हैं उनसे मेरा ये इतना सा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो भी अपनी तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। क्योंकि अभी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी एग्जाम होगी, उस समय आप प्रॉपर रूटीन में आ जाओगे और अपना सिलेबस है वो भी कवर कर लोगे। ठीक है, तो देखो पहली जो परंपरा है वो है एक रूपता की परंपरा, है ना। एक रूपता की परंपरा यानी एक रूपता यानी लेखांकन की जो नियम है, सिद्धांत है, वो क्या होना चाहिए, एक रूप होने चाहिए, है ना। उसमें जो नियम है अगर एक रहेंगे, जैसे अपन को पता है कि जैसे यातायात का नियम है, यातायात के नियम में क्या है कि जो गाड़ी चला रहा है वो अपने रोड के बाईं ओर चलेगा, है ना, बाईं ओर चलेगा, ये नियम बना दिया तो अब अपने को कंफ्यूज नहीं होना आता है। अपने को क्या चलना है, बाईं ओर चलना है। और जहां कोई यातायात नियमों का उल्लंघन कर देता है वहां दुर्घटनाएं घटने की संभावना होती है ना। तो यही है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से जो परंपराएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, जो सिद्धांत है ना, वो तैयार किए गए और उन्हीं नियमों के अनुसार लेखांकन के जितने भी खाते हैं वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार तैयार किए जाते हैं, है ना। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब एकरूपता होगी तो हर व्यक्ति को समझने में आसानी होगी। आपको पता है कि अपन दोहरा लेखा प्रणाली में जब प्रविष्टियां करते हैं, है ना, प्रविष्टियां करते हैं ना, तो उनके जो नियम है जो बनाए कि व्यक्तिगत खाते क्या नियम है, वस्तुगत खाते क्या नियम है और आपका जो नाम मात्र खाता है उसका क्या नियम है, यानी उसके रूल एंड रेगुलेशन बना दिए, है ना। व्यक्तिगत खाते में अपन कहते हैं कि पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो, है ना।
आपका जो वस्तुगत खाता है उसमें कहते हैं जो वस्तु व्यापार में आती है उसको नाम करो और जाती है उसको जमा करो। नाम मात्र खाते में समस्त खर्चे और हानियों को नाम करो और आय व लाभ को जमा करो। ये नियम है, ये नियम को फॉलो करते ही अपन सारी प्रविष्टियां करते हैं। तो वहां पे भी यही बात कही गई है इस परंपरा में कि एक रूपता की परंपरा क्या कहती है कि खातों को तैयार करने में एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसे नियम सिद्धांत परंपराएं लागू होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कह क्या रखा, थोड़ी सी अपन इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक रूपता की परंपरा यह बताती है कि व्यवसाय में लेखांकन के जो सिद्धांत है, जो तरीके हैं, वो एक वर्ष से दूसरे वर्ष या आगे समान रहने चाहिए, है ना। ये नहीं कि अपन ने इस साल है वो डेप्रिसिएशन 10% काट लिया अपने हिसाब से, अगले साल 15 कर दिया, फिर 5 कर दिया, ये नहीं। एक रूपता होनी चाहिए, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में या आगे क्या करें, समान रहनी चाहिए। अगले वर्ष आते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है वो अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब उसके बाद फिर अगला वर्ष आ जाएगा तो वहां पर अपने को लेखांकन के जो एक परंपराएं हैं, नियम है, सिद्धांत है, वो चेंज नहीं करने चाहिए, एक वर्ष से दूसरे वर्ष के लिए समान होने चाहिए। प्रति वर्ष या वर्ष दर वर्ष उसमें परिवर्तन नहीं होने चाहिए। परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन ये नहीं कि हर साल अपन चेंज कर रहे हैं, है ना। देखो इसमें चेंज करने का एक तरीका होता है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलानी होती है, उसमें कुछ जो परिवर्तन करना होता है उसमें सबकी सहमति से परिवर्तन करना होता है। और कोई भी नीति बनती है, कोई योजना बनती है तो वो दीर्घ काल के लिए बनती है, न कि 2, 4, 5 महीनों के लिए। तो ये क्या कहता है, जो एक रूपता की परंपरा ये कहती है कि भाई कोई भी परिवर्तन करते हो तो वर्ष दर वर्ष नहीं होना चाहिए, या ये नहीं कि हर साल आप उसमें परिवर्तन कर रहे हो, तो वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। तो ये परंपरा इस बात पे जोर देती है। ऐसा होने पर विभिन्न अवधियों के लाभ और हानि की तुलना करना, निष्कर्ष निकालना आदि प्रबंध को रुचि रखने वालों को, पक्षकारों के लिए आसान हो जाता है। अगर एक रूपता रहेगी तो आपको पता है कि उन आंकड़ों में बहुत सारे लोग हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें आपके इंटरनल यूजर्स हैं, आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो सारे के सारे उन पे निगरानी रखते हैं। तो हर साल चेंज करोगे तो उनके मन में कंफ्यूज रहेगा। और अगर एक सेम चलता रहेगा, है ना, तो आपको लाभ हानि की जो तुलना करनी है, जिसमें आपके ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट आप बना लेते हो, आप उसका निष्कर्ष निकालते हो, है ना, विश्लेषण करते हो, तो भी जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, वो आसानी से उस बात को समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने जो निर्णय है, जो भविष्य के निर्णय है, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहती है एकरूपता की परंपरा। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी परंपरा है जो बार बार नियम और सिद्धांतों को नहीं बदलने पर जोर देती है, तो वो है आपकी एकरूपता की परंपरा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। दूसरा पॉइंट आता है सूचनाओं का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण, है ना, डिस्क्लोजर होना चाहिए। सूचनाओं का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण है होना चाहिए। यह क्या कहती है कि व्यवसाय का प्रत्येक लेन देन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे पुस्तकों में लिखना चाहिए। यह क्या कहती है, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। ये नहीं कि जैसे कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कोई किराया का है, उसको अपन खातों में क्यों नहीं लिखे। यह परंपरा ये कहती है कि पूर्ण प्रकटीकरण करना है, और इसीलिए व्यवसाय का प्रत्येक कोई भी छोटा या बड़ा सौदा हो उसे खातों में दर्ज करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा कि जर्नल एंट्री करते हैं तो नरेशन डालते हैं, तो यही वो परंपरा है जो ये कहती है नरेशन लिखना चाहिए, है ना। नरेशन लिखने के लिए जोर देती है। क्या नरेशन है वो लिखने पर यह जोर देती है। कौन सी परंपरा, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा ये कहती है कि हमें नरेशन लिखना चाहिए। ये परंपरा कहती है। क्यों, क्योंकि अपन ने वो नरेशन डाल दिया तो अपन आसानी से समझ सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है वो किससे रिलेटेड है, कहां से ये ट्रांजैक्शन आया है, माल खरीदने का है, बेचने का है, नगद का है, उधार का है, जो भी है वो अपन नरेशन के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो दो बातों पर ये विशेष जोर देती है कि व्यवसाय का कोई भी सौदा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें पुस्तकों में लिखना चाहिए, और दूसरा नरेशन हमें अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यह परंपरा बताती है कि व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आर्थिक सूचनाएं प्रकट की जानी चाहिए। कौन सी आर्थिक सूचनाएं, व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी आर्थिक सूचना है, इकोनॉमिक सूचना है जिससे मुद्रा प्रभावित तो हो रही है, हमें खातों में दर्ज करना चाहिए। यह बात कहती है आपकी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। और इसीलिए व्यावसायिक परिणामों
वह सूचनाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को वित्तीय विवरण व अन्य माध्यमों से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं या सूचनाएं वो प्रदान की जानी चाहिए, है ना। इसलिए इस पे जोर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये परंपरा इन बातों पर जोर देती है। अब समझ में आ गया कि भाई नरेशन पे जोर देती है और साथ में सूचनाओं को पूर्ण रूप से लिखने पर यह परंपरा जोर देती है। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो ये क्या कर रही है कि भारतीय जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें सूचनाओं के प्रकटीकरण के बारे में इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। जिन सूचनाओं को आपको लाभ हानि खाता या स्थिति विवरण में स्थान नहीं मिलता है उन्हें फुटनोट्स के रूप में या नोट्स ऑन अकाउंट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी अधिनियम 2013 जब लागू हुआ उसमें यह एक बात जोड़ी गई कि जिन चीजों को अपन बैलेंस शीट में या P&L अकाउंट में उनको जगह नहीं देते हैं उनको अपने को कहां लिखना होता है, उस अकाउंट के नीचे, नहीं नोट्स ऑन अकाउंट या फुट्स नोट के रूप में लिखना होता है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब परीक्षा में प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी मद है जो दिखाई जाती है लाभ हानि खाते में, बैलेंस शीट में, फुटनोट में, उपरोक्त में से सभी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके कुछ उदाहरण है कि जैसे संदिग्ध दायित्व है, तो इसमें जो सूचनाएं है ना जिनको जगह आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलती है उन्हें फुटनोट के रूप में दिखाते हैं और उसके कुछ उदाहरण है ना। जैसे कोई संदिग्ध दायित्व है और उनको अपने P&L या बैलेंस शीट में जगह नहीं दी है तो वो अपने फुटनोट के रूप में दिखाए जाएंगे। संपत्तियों और स्टॉक के मूल्यांकन की कोई विधियों में किए गए कोई परिवर्तन है ना। स्टॉक के मूल्यांकन में अगर किसी प्रकार का अपन चेंजमेंट करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन है तो उसकी कोई प्रविष्टि है वो भी फुटनोट के रूप में की जाती है। विनियोगों का जो बाजार मूल्य है वो भी लिखा जाता है तो उसको भी अपने को फुटनोट में दिखाना। तो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिल सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि इस तरह की प्रविष्टि है वो अपने को कैसे करनी है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, इसे फुटनोट के रूप में दर्शाना है। ये बात कौन सी परंपरा कहती है, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा ये बात कहती है, इस पे विशेष रूप से जोर देती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, समझ गए बात, है ना, समझ गए मेरी बात। ओके, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, फुटनोट्स के रूप में और नोट्स ऑन अकाउंट के रूप में इनको लिखा जाता है। ओके है, बढ़े आगे, आगे देखते एक और परंपरा है उसमें रूढ़िवादिता की परंपरा है ना। रूढ़िवादिता की परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है ये रूढ़िवादिता। ये क्या कहती है कि अपने जो डेटर्स है उस पे तो अपन को आयोजन बनाना है ना, जो देनदार है उन पे तो अपने को आयोजन बनाना है लेकिन जो क्रेडिटर है उन पे आयोजन नहीं बनाना। तो एकमात्र यही अवधारणा, यही परंपरा कहती है कि क्रेडिटर पर हमें आयोजन नहीं बनाना है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन सी अवधारणा है, कौन सी परंपरा ये कहती है कि लेनदारों पर आयोजन नहीं बनाना है, तो वो कहती है आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा। साथ में ये क्या कहती है कि रूढ़िवादिता की परंपरा ये कहती है कि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या वसूली मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पे करना है। क्या कहती है ये परंपरा कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मूल्यांकन लागत मूल्य या वसूली मूल्य इन दोनों में से जो कम हो उस पे करना है। ये बात भी आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है। कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, है ना। क्लोजिंग स्टॉक का लागत मूल्य या वसूली मूल्य, है ना, इन दोनों में से जो कम है उस पे करना है। ये बात कहती है आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो क्रेडिटर पर आयोजन बनाने के लिए मना करती है और एक क्लोजिंग स्टॉक का। इसके अलावा इसमें और क्या बात दे रखी है उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो इसमें क्या कर, इसे सतर्कता की परंपरा भी कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई सतर्कता की परंपरा किसे कहा जाता है, तो रूढ़िवादिता की परंपरा, या रूढ़िवादिता की परंपरा की जगह ही नाम वो दे दे कि सतर्कता की परंपरा का क्या नियम है, क्या रेगुलेशन है, या क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या वसूली मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर करना चाहिए। यह कौन सी अवधारणा कहती है, वहां पे रूढ़िवादिता का नाम न देके सतर्कता दे दे, तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो इसका दूसरा नाम है वो सतर्कता की परंपरा भी कहा जाता है। इसके अनुसार लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना चाहिए जब तक वह वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाता।
ये रूढ़िवादिता की परंपरा एक बात और कहती है कि लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना चाहिए जब तक वह हमें वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो जाता। एक्चुअल रूप से जब तक हमें नहीं प्राप्त होगा तब तक अपन उसको लाभ नहीं मान सकते। ये बात कहती है रूढ़िवादिता की परंपरा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसको अपन ने माल बेचा है उसके पैसे डूब जाते हैं, अपन ने लाभ की एंट्री कर दी, जबकि हुआ क्या, एक्चुअल में पैसे डूब गए, है ना, कंडीशन ये बन गई ना। तो इसलिए ये कहती है कि जब तक आपको लाभ प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको लाभ नहीं मानना चाहिए, है ना। परंतु हानि यदि कोई भी हो या उसकी संभावना हो तो इसका लेखा पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए। देखो एक बात और कहती है कि लाभ तो कब माना जाएगा जब वो एक्चुअल रूप से प्राप्त हो जाता है, और हानि कब माननी है, जब आपको संभावनाएं लगे, है ना, परंतु हानि कोई हो या उसकी संभावना हो तो भी अपन उसको पुस्तकों में दर्ज कर सकते हैं। ये बात कहती है आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा। तो लाभ को तो दर्ज नहीं करने के लिए कर रही है, और हानि को, संभावित को भी दर्ज करने के लिए कौन सी परंपरा कहती है, रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है। और क्या है, सिद्धांत सभी संभावित नुकसानों या हानियों को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से ये क्या कहती है कि संभावित जो भी आपकी हानियां, जो भी आपके खर्चे, उनको अपने को क्या करना है, खातों में दर्ज करना है, और जबकि जो संभावित लाभ है उनको खातों में दर्ज नहीं करना। संभावित लाभ या जो आमदनियां है उसको लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाना है। बात हो रही है संभावित की, है ना, प्रोबेबिलिटी वाला है, संभावित है, दोनों में संभावित है। अगर संभावित कोई आय या आमदनी या कोई लाभ प्राप्त होने की है तो उसको नहीं लिखना, संभावना के आधार पर नहीं लिखना है। लेकिन संभावना में आपको लग रहा है कि आपको हानि हो सकती है, कोई घाटा हो सकता है, तो उनको आप खातों में दर्ज कर सकते हो। यह बात कहती है आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा। ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है ना। रूढ़िवादिता की परंपरा इस बात पर जोर देती है। बढ़े आगे देखते हैं। इसी प्रकार सतर्कता की परंपरा को ध्यान में रखते हुए यदि किसी मद को लेखा पुस्तकों में लिखने से एक से अधिक विकल्प हो, है ना, तो लाभों पर सबसे कम प्रभाव डालने वाले विकल्प का चुनाव करना चाहिए। सतर्कता की परंपरा क्या कहती है कि भाई आपको लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए, है ना, बहुत सारी मदों की ऑप्शनल है, ऑप्शन उपलब्ध है, तो उस विकल्प को आपको चुनना है जिसका लाभ पर सबसे कम प्रभाव पड़े, उस विकल्प को आपको चयन करना। यह अवधारणा भी कौन सी है, रूढ़िवादिता की ही परंपरा कहती है। इसी कारण से अंतिम स्टॉक का बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम हो उस पर लेखा करना चाहिए। अपने अभी बात की है कि बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम हो उसको अपने को लेखा पुस्तकों में दिखाना। साथ में क्या कहती है कि डूबत ऋणों के लिए आयोजन बनाना, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, है ना, पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना आदि आपके रूढ़िवादिता की परंपरा में ही शामिल होते हैं। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं कि भाई एक तो लाभ तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक आपको वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो जाए, कौन सी कहती है, रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है। लेखा पुस्तकों में आपका संभावित लाभ और हानि होता है, यानी संभावित लाभ है तो उसको खातों में नहीं दिखाना है, लेकिन संभावित हानि है तो उसको अपने लेखा पुस्तकों में दर्ज करना है। ठीक है ना। एक क्या कहती है, जो आपके क्रेडिटर है उस पर अपने को आयोजन नहीं बनाना है, डेटर पर आयोजन बनाना है और क्रेडिटर पर आयोजन है वो अपने को मना करती है, यानी नहीं बनाती है। दूसरा नाम है इसी का सतर्कता की परंपरा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक और बात क्या कहती है, लेखा पुस्तकों में एक से अधिक आपके पास विकल्प है तो उसी विकल्प को अपनाना है जो लाभ पर सबसे कम प्रभाव डाले। अंतिम स्टॉक को बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो कम है उसको अपने लेखा पुस्तकों में दिखाना है। इसके अलावा ये कहती है डूबत ऋण पर आयोजन बनाना है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना है। ये बात कहती है आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा। कौन सी कहती है, रूढ़िवादिता की परंपरा। लगभग 6 पॉइंट है वो इसमें बन रहे हैं और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन है वो बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ो, पहले अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, उसके बाद अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलना है ना। लास्ट के 3 महीने बचेंगे तब अपने को क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, लेकिन पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ना अपने को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा। यहां से ये इंपॉर्टेंट परंपरा मैं अभी बता देता हूं, है ना, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, बढ़े आगे।
इसी परंपरा के कारण लाभ और हानि खाता वास्तविक लाभ की तुलना में कम दिखाया जाता है ना, तथा स्थिति विवरण में संपत्ति को तुलनात्मक रूप से कम मूल्यों पर व दायित्वों को वास्तविक से अधिक मूल्यों पर दिखाया जाता है। इसी परंपरा के कारण, है ना, आपका जो लाभ हानि है उसको वास्तविक लाभ से कम पे दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में संपत्ति है वो तुलनात्मक रूप से कम और दायित्व को ज्यादा दिखाने का प्रयास है वो इसमें किया जाता है। तो ये चीज भी अपन नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो मैंने बता दिया ना, रूढ़िवादिता की जो परंपरा है वो आपकी इंपॉर्टेंट परंपरा है, इसको अपने को आधार मानना है। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे आता है महत्वपूर्णता, है ना, महत्वपूर्णता की परंपरा, है ना। इसमें क्या है, महत्वपूर्णता यानी कुल मिला की बात यही है कि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अपने को खातों में दर्ज करना होता है ना। पर फिर भी क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण है उन पे अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। करें, देखो क्या कहती है, महत्वपूर्णता से तात्पर्य एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य से है, महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य से है जिसकी जानकारी लेखा सूचनाओं के किसी उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है ना। जो यूजर्स होते हैं जिसमें आपके इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, है ना, आंतरिक और बाह्य जो यूजर होते हैं उनको सूचनाएं आसानी से मिलती है और वो सूचनाएं किसी उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी कुछ जानकारियों को कभी कभी व्यवसाय की दृष्टि से प्रकट किया जाना ठीक नहीं समझा जाता है ना, कि भाई अपन ने कोई ऐसी जानकारी शेयर कर दी जो किसी इन्वेस्टर के निर्णय को या उसके काम को प्रभावित करती है, तो वहां पर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, उन सूचनाओं को अपने प्रकट नहीं करें। जो महत्वपूर्ण चीज होती है, जो व्यापार से रिलेटेड होती है, उनको ही अपने को प्रकट करना चाहिए और उन्हें पूर्ण रूप से या तो प्रकट नहीं किया जा सकता या किसी अन्य सूचना के साथ मिला दिया जाता है। यही परंपरा है वो आपकी पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा है ना। ये जो महत्वपूर्णता की परंपरा है ना, ये किसके विपरीत है, आपकी जो पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा है उसके विपरीत है। किसके विपरीत है, जो प्रकटीकरण की परंपरा है उसके विपरीत है। क्योंकि जो प्रकटीकरण की परंपरा वो क्या कहती है, अपने को सारी चीजें वो प्रकट करनी है, नरेशन लिखना है ना, व्यापार के छोटे मोटे जो लेन देन लिखने, वो तो ये कहती है। जबकि महत्वपूर्णता की परंपरा क्या कहती है कि उन महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए जो व्यापार से रिलेटेड हो। ऐसी बातें हमें नहीं लिखनी चाहिए जो किसी निवेशक के कार्य पर या उसके लाभ पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो या तो हमें वो लिखना नहीं चाहिए, और अगर उसको अपन सूचना को प्रकट कर रहे हैं तो वो किसी दूसरी सूचना के साथ जोड़ के प्रकट करना चाहिए, ताकि उस उपयोगकर्ता के निर्णय को वो प्रभावित नहीं करे, है ना। परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन सी ऐसी परंपरा है जो पूर्ण प्रकृति की परंपरा के विपरीत है, तो वो आपकी महत्वपूर्णता की परंपरा। ठीक है, ओके है, महत्वपूर्णता की परंपरा है वो उसके विपरीत है। बढ़े आगे, आगे एक है कि अमेरिकन लेखांकन परिषद के अनुसार एन आइटम शुड बी regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence decision of informed person। अर्थात एक मद या सूचना तब तक बहुत मुख्य मानी जाती है जब तक वह विश्वास करने के कारण है और उस मद की जानकारी सूचित व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करेगी। यानी एक मद या एक सूचना है तब तक महत्वपूर्ण होती है जब तक हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और वही सूचना उस व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करती है ना। तो वो अपने को क्या मानते हैं, महत्वपूर्णता की परंपरा के अंतर्गत मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चार आपकी परंपराएं हो गई है जिसपे अपन ने आज चर्चा की है। निश्चित रूप से ये चारों ही चर्चा या चारों ही आपकी जो परंपराएं हैं वो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो जरूर लेके आएंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको छोटा लगता होगा लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। अपने को प्रयास करना कि कोई भी टॉपिक और जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है उसका क्वेश्चन अपने से छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये बात आप भी जानते हो कि पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है 50% औसत वाला होता है, और औसत वाले में प्रश्न तो वो औसत होते हैं लेकिन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, क्योंकि उसमें फिर सब सोचते हैं कि भाई ये प्रश्न तो मेरे को आता है, और उसमें लोग रिस्क लेते हैं, है ना, कि ये आता है तो मेरे को मैं कर देता हूं, और उसने बात को सही नहीं पढ़ा, इस वजह से वो क्वेश्चन है वो उनका गलत भी हो जाता है।
है ना, इसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को प्रयास करना है कि मैक्सिमम अपने क्वेश्चन है वो सही हो, और सही इस आधार पे हो कि अपन ने डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, ओके है। तो आज का ये छोटा सा सेशन जिसमें अपन ने जो महत्वपूर्ण 4 परंपराएं हैं उनके बारे में पढ़ा है, निश्चित रूप से ये परंपराएं आपको सही तरीके से समझ में आ गई है, और समझ में आ गई है तो अपने वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है, क्लास ली जाती है, तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि कॉमर्स का भविष्य है वो उज्जवल रहेगा जब आप और हम मिलकर कॉमर्स के लिए काम में करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।